साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो आर्थिकी 2021-22 नामक मैगजीन निकाली गई है, जिसमें भारत और विश्व से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े और योजनाओं के बारे में बात की गई है, उनको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो आज के दिन इस वीडियो में हम लोग उद्योग क्षेत्र से संबंधित जो भारत की परिस्थितियाँ हैं, जो उससे संबंधित आंकड़े या चीज़ें हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत में सार्वजनिक उद्यम के संबंध में सबसे पहले बात करते हैं। तो ये होते क्या हैं? ऐसे उद्यम जिनका स्वामित्व सरकार या राज्य के पास हो। यहाँ पे यह आवश्यक नहीं कि इनका प्रबंधन भी राज्य करे, स्वामित्व राज्य या सरकार के पास होना चाहिए। सार्वजनिक उद्यम कहलाते हैं। स्वतंत्रता के पहले सार्वजनिक उद्यम नहीं के बराबर थे, इनका विस्तार स्वतंत्रता के बाद होता है। इन उद्यमों की स्थापना के 3 उद्देश्य रहे हैं। पहला, कल्याणकारी राज्य की स्थापना या अर्थव्यवस्था में विद्यमान व्यापक बेरोजगारी, गरीबी जैसे समस्याओं के समाधान के लिए। दूसरा है समाज के सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक एवं मेरिट वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। तीसरा है निजी क्षेत्र के ऊपर नियामक तंत्र के रूप में कार्य करते हुए आवश्यक वस्तुओं की कीमत निर्धारण में नेता के रूप में कार्य करने के लिए। सार्वजनिक उद्यम की औद्योगिक व व्यावसायिक इकाइयों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, विभागीय स्तर पर संचालित होने वाली इकाइयाँ, जैसे कि आपकी रेलवे है, डाक विभाग है। वहीं वैधानिक निगमों के द्वारा संचालित गैर विभागीय इकाइयाँ जैसे LIC है, FCI है, NTPC है, ONGC इत्यादि है। और वहीं तीसरी कैटेगरी है कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों द्वारा संचालित इकाइयाँ जैसे सेल है, वेल है इत्यादि। अब बात करते हैं नवरत्न कंपनियों के बारे में। तो यह सार्वजनिक उपक्रमों का एक विशिष्ट वर्ग है। ये इस धारणा का प्रारंभ 22 जुलाई 1997 को किया गया था। वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की जो संख्या है वो कितनी है? 14 है। इनके शॉर्ट फॉर्म आप देख सकते हैं, RECL है, नाल्को है, MTNL है, PFC है, BEL है, SCI है, HAL हॉल है, OIL ऑयल है, RINL है, NMDC है, NLC है, NBCCL है, EIL है और CONCOR है। इनकी विशेषता क्या होती है नवरत्न कंपनियों की? तो ये कंपनियां 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश स्वविवेक से कर सकती हैं। वहीं इसके अलावा एक अन्य कैटेगरी होती है महारत्न की। तो यह नवरत्न की एक विशेष श्रेणी है। इस धारणा का प्रारंभ 4 फरवरी 2010 को किया गया था। इसके तहत क्या होता है? तो महारत्न कंपनियों की यदि वर्तमान में संख्या देखें तो 10 है। नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 है, महारत्न कंपनियों की संख्या 10 है। कौन से हैं? इनके नाम महत्वपूर्ण हैं। शेल है, ONGC है, IOC है, NTPC है, CIL है, गेल है, वेल है, BPCL है, HPCL है और PGCIL है। ये कंपनियां 5000 करोड़ रुपए तक का निवेश स्वविवेक से कर सकती हैं, जबकि नवरत्न कंपनियां 1000 करोड़ तक का निवेश स्वविवेक से कर सकती हैं। इसके अलावा मिनी रत्न कंपनियां होती हैं। तो इस धारणा का प्रारंभ 8 अक्टूबर 1997 को किया गया था। मिनी रत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का जो कॉन्सेप्ट आता है 1997 में ही आता है। मिनी रत्न की 2 श्रेणियां होती हैं, एक मिनी रत्न 1 और एक मिनी रत्न 2 होती हैं। वर्तमान में कुल मिनी रत्न कंपनियां कितनी हैं? 73 हैं, जिसके तहत मिनी रत्न 1 के तहत 61 है और मिनी रत्न 2 के तहत 12 कंपनियां हैं। श्रेणी 1 जो मिनी रत्न 1 में जो कंपनियां होती हैं, ये ऐसे उपक्रम होते हैं या इन जो मिनी रत्न 1 श्रेणी के तहत आते हैं, ये उपक्रम 500 करोड़ रुपए या अपनी परिसंपत्ति के बराबर जो भी कम हो तक का निवेश जो है स्वाविवेक से कर सकती हैं। वहीं श्रेणी 2 के उपक्रम 300 करोड़ रुपए या अपनी परिसंपत्ति का 50% जो भी कम हो तक का निवेश स्वाविवेक से कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं प्रमुख कोर उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दरों के बारे में, या जिसे कोर इंडस्ट्री कहते हैं। मतलब जो सारी इंडस्ट्रियों को कह सकते हैं कि बेस होते हैं, आधारभूत होते हैं उनकी। तो ये कितनी है? याद रखिएगा, जो कोर उद्योग हैं टोटल 8 हैं। अब इनके नाम भी याद रखिए कौन कौन से हैं। कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद है, उर्वरक है, इस्पात है, सीमेंट है और विद्युत है। यहाँ इनके भारांश की बात करें 2019-20 और 2021-20 की चर्चा की गई है। तो आप देखिए 2019-20 में केवल 2 ऐसे ही कोर उद्योग क्षेत्र थे जिनकी वृद्धि पॉजिटिव थी। कौन कौन से? उर्वरक जिसकी वृद्धि 2.7 थी और इस्पात जिसकी वृद्धि 3.4 थी। वहीं 2020-21 में जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था कोरोना महामारी की वजह से, उस समय 2020-21 में केवल उर्वरक ही ऐसा क्षेत्र, कोर उद्योग क्षेत्र रहा है जिसमें
जिसमें जो है धनात्मक वृद्धि थी 1.5% की। तो ये बात याद रखिएगा। तो इस प्रकार से सबसे अधिक भारांश की यदि बात करेंगे तो इसमें किसका हो गया परसेंटेज वाइज, तो उर्वरक का ही था। आगे चलते हैं और इसमें यदि भारांक की बात करेंगे, इन जो आपके कोर उद्योग क्षेत्र हैं 8, आप इसमें देखिए यहाँ पे, तो सबसे अधिक भारांश किसका दिख रहा है, वो है आपका रिफाइनरी उत्पाद का 28.0376 है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे किसका है, उसके बाद विद्युत का है, फिर इस्पात का है और फिर आपका कोयला का है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक भारांश किसका है, रिफाइनरी उत्पाद का है। आगे बात करते हैं छठी आर्थिक गणना के बारे में। तो छठी आर्थिक गणना देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थित सभी उद्यमों की संपूर्ण गणना है। छठी आर्थिक गणना राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सहयोग से देश के सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 के दौरान आयोजित की गई थी। छठी आर्थिक गणना सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित की गई, जिसके जो इसके यदि कहा जाए कि इसके क्षेत्राधिकार से बाहर कौन थे, मतलब किनको इस गणना में शामिल नहीं किया गया, तो उन क्षेत्रों की यदि बात करें तो इसमें आश्रय रहित उद्यमों तथा घुमंतु आबादी जो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमती रहती है तथा या तो आश्रय रहित कैंप अथवा काम चलाऊ आश्रय में रहती है, इनको इसमें शामिल नहीं किया गया। तस्करी, जुआ खेलने, भिक्षाटन, वेश्यावृत्ति आदि जैसे कुछ अवैध कार्यों में संलग्न उद्यम को भी इसमें शामिल नहीं किया गया। घरेलू नौकर, चाहे वे अनेक परिवार वाले किसी एक परिवार में कार्यरत हों, चालक हों आदि जो दिहाड़ी पर अन्य के लिए कार्य करते हैं, उनको भी इसमें शामिल नहीं किया गया। पारिवारिक कार्यों में संलग्न पारिवारिक सदस्यों को नहीं शामिल किया गया। वह परिवार जो किसी लाभप्रद कार्य में नहीं लगे हों हुए हों, अर्थात वह भेजी हुई रकम, किराया, ब्याज, पेंशन आदि जैसे कार्यकलापों पर निर्भर करते हों, इनको भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। छठी आर्थिक गणना संबंधी अखिल भारतीय रिपोर्ट 31 मार्च 2016 को जारी की गई थी और इसमें जो है छठी आर्थिक गणना आधारित उद्यमों की राज्य या संघ राज्यवार निर्देशिका 12 जुलाई 2016 को जारी की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। यहाँ पे यदि आप बात करें थोड़ा सा कि चूंकि अभी तक 6 आर्थिक गणनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 7वीं जो है वो चल रही है, तो जो पहली आर्थिक गणना थी वो आपका 1977 में होती है 1977, फिर द्वितीय 1980 में, तीसरा 1990 में, चौथा 1998 में, पाँचवां 2005 में, छठा जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे 2013 में, और सातवां जो है वो जारी है। सातवां आपकी आर्थिक गणना वो जारी है, उसके बारे में भी अभी हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए आर्थिक गणना में फसल उत्पादन, पौधरोपण, लोक प्रशासन, रक्षा तथा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा को छोड़कर विभिन्न कृषि तथा गैर कृषि कार्यों में संलग्न सभी उद्यमों की गणना की गई। तो देखिए किसको छोड़ा गया है, एक्सक्लूड किसको किया गया है, तो फसल उत्पादन, पौधरोपण, लोक प्रशासन, रक्षा तथा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा को छोड़ करके विभिन्न कृषि तथा गैर कृषि कार्यों में संलग्न जितने भी उद्यम हैं उनकी गणना इसके तहत की गई है। हस्तशिल्प, हथकरघा उद्यमों के लिए आंकड़ा जो है पहली बार एकत्र किया गया है आपके इस छठी आर्थिक गणना के दौरान। आगे चलते हैं, इसमें आगे बात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा उद्यमों से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, तो छठी आर्थिक गणना जो 2013 में होती है, इसके अनुसार 58.5 मिलियन उद्यम परिचालन में पाए गए। इसके तहत ये जितने उद्यम हैं इसमें से 59.48% ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 40.52% जो है शहरी क्षेत्रों में अवस्थित थे। इसके अतिरिक्त इन सारे उद्यमों में 77.6% उद्यम जो है गैर कृषि कार्यों, इन गैर कृषि कार्यों में लोक प्रशासन, रक्षा तथा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा क्रियाकलापों को हटा दिया जाए तो इसके अतिरिक्त जो गैर कृषि कार्य है उसमें आपके इन सारे टोटल उद्यमों में से वो इन गैर कृषि कार्यों से संबंधित है 77.6%। वहीं जो शेष 22.4% उद्यम है ये कृषि कार्यों से में लगे हुए पाए गए। इन कृषि कार्यों में फसल उत्पाद और पौधरोपण को हटा दिया गया है, छोड़ दिया गया है। दो आर्थिक गणनाओं जो पाँचवीं और छठी है, पाँचवीं 2005 में होती है, छठी 2013 में, इनके बीच की अवधि के दौरान 41.79% की वृद्धि दर्ज की गई और यह वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में 38.37 38.37% तथा शहरी क्षेत्रों में 47.13% थी। तो शहरी क्षेत्रों में वृद्धि ज़्यादा थी। दो आर्थिक गणनाओं अर्थात 2005 की पाँचवीं और 2013 की छठवीं के बीच की अवधि के दौरान गैर कृषि उद्यमों में
28.97% की दर से वृद्धि हुई, जबकि कृषि उद्यमों में 115.98% की दर से वृद्धि हुई। तो जो कृषि उद्यम थे उनमें वृद्धि ज़्यादा हुई है। कुल उद्यमों में से 22.6%, कुल उद्यमों में से 22.6% जो है ये प्राइमरी सेक्टर से संबंधित हैं, जिसमें कृषि क्षेत्र के तहत जो है 22.45% का कार्य करते हैं, और खनन और उत्खनन ये भी प्राथमिक क्षेत्र में ही आएंगे। इसके तहत 0.15% और 19.72% जो है जो मध्यवर्ती क्षेत्र, जिसमें निर्माण उद्योग का 1.66% का भी योगदान शामिल है, इससे संबंधित हैं। वहीं 57.68% जो है वो तृतीय क्षेत्र से संबंधित रहे हैं। तो उद्यम के संबंध में जो शीर्ष 5 राज्य हैं जहां पे सर्वाधिक उद्यम है, उसमें नंबर 1 पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। टोटल उद्यम का 11.43% उद्यम अकेले उत्तर प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे पे पश्चिम बंगाल है, चौथे पे तमिलनाडु और पांचवें पे आंध्र प्रदेश। तो ये क्रम याद रखिएगा। इन पांचों में देश के कुल उद्यम संख्या का लगभग 50% जो है वो इन पांचों में ही शामिल है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे सर्वाधिक उद्यम यहाँ पे स्थित है, फिर दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे पश्चिम बंगाल है, चौथे पे तमिलनाडु और पांचवें पे आंध्र प्रदेश है। तथा पशुधन जो है ये कृषि क्षेत्र का प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप था। मतलब कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक यदि हिस्सेदारी देखें तो वो पशुधन से संबंधित जो उद्यम है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट वगैरह है, तो 86.74% इनकी हिस्सेदारी थी। गैर कृषि क्षेत्र में खुदरा व्यापार, गैर कृषि क्षेत्र में खुदरा व्यापार की हिस्सेदारी 35.41% तथा इसके बाद विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी रहती है 22.77% इनकी हिस्सेदारी रही है। आगे बात कर लेते हैं। राज्यों में वर्ष 2005 से 2013 के दौरान, मतलब 5वीं से 6वीं आर्थिक गणना के दौरान उद्यमों की अधिकतम वृद्धि दर कहाँ पे हुई है? मणिपुर में 121.07% की वृद्धि हुई है मणिपुर में। इसके बाद दूसरे नंबर पे असम आता है और तीसरे पे सिक्किम आता है। यहाँ तीनों जगह पे 100% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक उद्यमों में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है? तो मणिपुर में। दूसरे नंबर पे असम है, तीसरे पे आपका सिक्किम आता है। ये 2005 से 2013 के मध्य के आंकड़े हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी उद्यम रहे हैं उसमें से 73.7% उद्यम हिंदू स्वामित्व वाले थे, 13.8% इस्लामी अनुयायियों के थे, 2.6% जो है ईसाई धर्म मानने वालों के, तथा शेष अन्य धर्मों के 9.9% उद्यम रहे हैं। रोजगार की बात करें तो कुल इस दौरान 131.29 मिलियन व्यक्ति को रोजगार मिला है 58.5 मिलियन उद्यमों में। ये जितने लोग रोजगार पाए हैं इनमें से 67.89% जो व्यक्ति हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित हैं, जबकि एक सेकेंड गड़बड़ हो गया, जितने व्यक्ति को रोजगार मिला है उनमें से 51.71% व्यक्ति हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित हैं, जबकि 48.29% जो रोजगार प्राप्त व्यक्ति हैं वो शहरी क्षेत्रों में नियोजित हैं। कृषि उद्यम ने लगभग 17.42% को रोजगार प्रदान किया। जितने रोजगार हैं उसमें से 17.42% रोजगार अकेले कृषि क्षेत्र ने दिए हैं। गैर कृषि क्षेत्र में जो गैर कृषि क्षेत्र के उद्यम है इसमें 82.58% को रोजगार मुहैया कराया है। वर्ष 2005 से रोजगार की वृद्धि दर कितनी रही है? 38.13% रही है। और रोजगार प्राप्त कुल व्यक्तियों में 74.83% पुरुष थे, जबकि महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? 25.17% महिलाओं की हिस्सेदारी है। इसके अतिरिक्त विनिर्माण क्षेत्र जो है इसमें गैर कृषिगत उद्यमों में विनिर्माण क्षेत्र सबसे बड़ा नियोजक था, जिसमें जो है 23.1% व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था। और रोजगार में देने में सर्वाधिक योगदान किसका है? महाराष्ट्र का है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे पश्चिम बंगाल है, चौथे पे तमिलनाडु और पांचवें पे गुजरात है। तो इन पांचों राज्यों का रोजगार में कुल योगदान जो है वो कुल योगदान का आधा हिस्सा इन पांचों का है। तो एक क्रम याद रखिएगा, सब सर्वाधिक रोजगार कौन दे रहा है? महाराष्ट्र, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे पश्चिम बंगाल है, चौथे पे तमिलनाडु, पांचवें पे गुजरात है। और सबसे अधिक रोजगार वृद्धि दर, इससे पहले हम लोग उद्यम की अधिकतम वृद्धि की बात करते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक रोजगार वृद्धि दर सबसे अधिक कहाँ पे है? मणिपुर। यहीं पे उद्यमों की वृद्धि दर भी सर्वाधिक रही है। तो मणिपुर में सर्वाधिक रोजगार वृद्धि हुई है। इसके बाद असम आता है और फिर आपका तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। आगे चलते हैं, महिला उद्यमियों की बात करें तो जितने कुल उद्यम रहे हैं, महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले कुल उद्यमों की जो संख्या है
वो कितनी है? कुल उद्यमों का 13.76% है। मतलब जितने उद्यम हैं उसका 13.76% का स्वामित्व महिलाओं के पास है। इन उद्यमों में से जो ये 13.76% उद्यम हैं, इनमें से 10.24% मतलब 13.45 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार मिला। जितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है संपूर्ण उद्यमों में, उनमें से उन व्यक्तियों में से 10.24% रोजगार जो हैं ऐसे उद्यमों के द्वारा मिला है जिनका स्वामित्व महिलाओं के पास है, जिनमें से 83.19% उद्यमों में नियोजित मजदूर नहीं थे। महिला उद्यमियों के तहत करीब 34.3% उद्यम कृषि संबंधी गतिविधियों से संबंधित है, जिनमें सबसे अधिक शेयर किसका है? 31.6% पशुधन का था। महिला स्वामित्व वाले विनिर्माण तथा खुदरा व्यापार का तदनुसार प्रतिशत जो है सबसे अधिक जो है विनिर्माण का 29.8% और खुदरा व्यापार का 17.8% है। राज्यों में महिला स्वामित्व वाले उद्यमों में, मतलब ऐसे राज्य जहां पे महिला स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या अधिक है, उसमें सबसे नंबर 1 पर कौन है? तमिलनाडु है। दूसरे नंबर पर केरला है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश है, चौथे पे पश्चिम बंगाल और पांचवें पे महाराष्ट्र है। ठीक है, तो यह क्रम याद रखिएगा। महिला स्वामित्व वाले उद्यम सर्वाधिक आपके तमिलनाडु में है, उसके पश्चात दूसरे नंबर पे केरला है, तीसरे पे आपका आंध्र प्रदेश आता है, चौथे पश्चिम बंगाल और पांचवें पे महाराष्ट्र आता है। महिला स्वामित्व वाले उद्यमों में प्रति उद्यम औसत रोजगार कितना है? 1.67 का है। अब हस्तशिल्प या हथकरघा के बारे में बात कर लें तो कुल हस्तशिल्प या हथकरघा उद्यमों की जो संख्या है, कुल उद्यमों में से इनका परसेंटेज कितना? 1.71% है। और इसमें जो लोगों को रोजगार मिला है, कुल जिन व्यक्तियों को रोजगार मिला है उनमें से 3.12% व्यक्तियों को रोजगार हस्तशिल्प या हथकरघा उद्यमों के तहत मिला है। हस्तशिल्प और हथकरघा उद्यमों का करीब 67% उद्यम जो है परिवार से बाहर स्थित थे, जिसकी ना तो पक्की संरचना थी और ना वे परिवार में स्थित थे। कुल हस्तशिल्प या हथकरघा उद्यमों में राज्यों में पश्चिम बंगाल का शेयर जो है वो सर्वाधिक है। ध्यान रखिएगा, कुल हस्तशिल्प या हथकरघा उद्यमों में राज्यों में पश्चिम बंगाल का शेयर सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे उड़ीसा है, चौथे पे आंध्र प्रदेश और पांचवें पे तमिलनाडु है। तो ये क्रम याद रखिएगा। हस्तशिल्प या हथकरघा उद्यमों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल का शेयर सबसे अधिक है, फिर दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे उड़ीसा है, चौथे पे आंध्र प्रदेश है और पांचवें पे तमिलनाडु है। और हस्तशिल्प या हथकरघा उद्यमों में प्रति व्यक्ति या प्रति उद्यम औसत रोजगार कितना है? 2.24 का है। मतलब एक उद्यम जो हस्तशिल्प या हथकरघा संबंधित है वो 2.24 लोगों को रोजगार दे रहा है। 7वीं आर्थिक गणना के बारे में बात कर लें तो 7वीं आर्थिक गणना के क्षेत्र कार्य की शुरुआत 29 जुलाई 2019 को त्रिपुरा से की गई। कहाँ से? त्रिपुरा से की गई। इसके बाद यह कार्य पुडुचेरी में किया जाएगा। इसके बाद सितंबर 2019 से पूरे देश में इसको प्रारंभ किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में। किसके बारे में? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में। तो 12 मई 2017 को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जनवरी 2015 माह से जारी होने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के आधार वर्ष को संशोधित करते हुए अगस्त 2010 की जगह अगस्त 2012 कर दिया है। ठीक है, तो देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का भी आधार वर्ष बदल दिया गया, 2012 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो है आपका यहाँ पे देखिए, इसके अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का भी आधार वर्ष बदल करके 2004-05 से इसको बदल करके 2011-12 कर दिया गया है। इसी प्रकार से अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष भी 2004-05 से बदल करके 2011-12 कर दिया गया है। इससे पूर्व थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष रहा है ये मतलब 7वीं बार बदला गया है। इससे पहले 1952-53 था, उससे मतलब शुरुआत से बात करें तो 1952-53, 61-62 था, 1970-71 था, 1981-82 रहा है, 1993-94 और 2004-05 था। अब जो है 2011-12 हो गया है, मतलब 7वीं बार चेंज किया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा परिवहन क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत का सड़क नेटवर्क लगभग कितना है? 62.16 लाख किलोमीटर है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 1,36,600
सॉरी 1,36,440 किलोमीटर है। कितना है? 1,36,440 किलोमीटर। वित्त वर्ष 2020-21 के प्रथम 9 माह के दौरान 7,767 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि के दौरान 6,940 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया था। वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 3.86% की गिरावट आई है और वर्ष 2019 में इन सड़क दुर्घटनाओं में मृत लोगों की संख्या में 0.2% और चोटिल व्यक्तियों की संख्या में 3.8% की कमी आई है। वर्ष 2019 के सड़क दुर्घटना शिकारों की जो उम्र प्रोफाइल से पता चलता है कि 18 से 60 वर्ष के उम्र समूह के लोग जो है इससे मतलब के लोग 84% हैं। मतलब जितने लोग शिकार होते हैं सड़क दुर्घटना के उसमें से 84% लोगों का जो एज ग्रुप है वो 18 से 60 वर्ष का है। वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या में सबसे बड़ा हिस्सा दोपहिया का था, 37% हिस्सेदारी इनकी रही है। वहीं यातायात नियमों के उल्लंघन के तहत सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा एकल कारक ओवर स्पीडिंग है, जिसके कारण 71.1% दुर्घटनाएं घटित होती हैं और 67.7% सड़क दुर्घटना में मृत्यु का कारण जो है वो आपका ओवर स्पीडिंग ही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए सीधे जिम्मेदार है। 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज से जोड़ने तथा कन्याकुमारी को श्रीनगर से और पोरबंदर को सिलचर से जोड़ने वाले उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम महामार्गों के लिए मौजूदा राजमार्गों का उन्नयन करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरू की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सड़क क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियों में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और ढोला सदिया ब्रिज का निर्माण शामिल था। ढोला सदिया ब्रिज ये असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, जबकि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस दिल्ली के मार्गों से भीड़ को कम करते हुए वाहनों को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आंकड़े देख लेते हैं सबसे पहले, फिर आगे चलते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्यवार विवरण। तो यहाँ पे हमारे लिए जो फैक्ट ये 2020-21 के आंकड़े हैं, तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है हम केवल उसको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे अधिक किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग का फैलाव है, तो आप यहाँ पे महाराष्ट्र को देखिए। पहले महाराष्ट्र यहाँ पर 18 नंबर पे, यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? 17,930.6 किलोमीटर है। 17,930.6 किलोमीटर है। वहीं आप 31 नंबर पे चलिए, उत्तर प्रदेश में कितना है? ये उत्तर प्रदेश 11,830.9 किलोमीटर। मतलब सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कहाँ पे है या फैलाव कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। दूसरे पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? तीसरे नंबर पे राजस्थान है 10,350 किलोमीटर। और वहीं चौथे नंबर पे यदि आप जाना चाहते हैं तो चौथे नंबर पे आप आइए, 16 नंबर आइए, मध्य प्रदेश 8,940.5 किलोमीटर। और यदि इससे उलट सबसे कम पूछ लें कि सबसे कम किस राज्य संघ शासित प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग का फैलाव है, तो आपका उत्तर क्या होगा? चंडीगढ़, जहां पे 15.3 किलोमीटर ही राष्ट्रीय राजमार्ग का फैलाव है। अब इतने आंकड़े तो हो गए, अब इससे आगे की चीज़ों की बात करते हैं। देश में सभी श्रेणी की सड़कों के लिए बढ़ते हुए वित्त की आवश्यकता की चुनौती से निपटने के लिए 30 जुलाई 2018 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित आदेश के तहत केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि, जिसे पहले केंद्रीय सड़क निधि कहते थे, इसको वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि केंद्रीय सड़क, ये पूछा जाए कि केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि किस मंत्रालय के तहत कार्य करती है, तो ये सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के तहत कार्य नहीं करती, बल्कि अब यह वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करती है। पहले इसे केंद्रीय सड़क निधि के नाम से भी जानते थे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय सड़क कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय पुल और संरचना इंजीनियर संस्था की प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने चौपहिया मोटर वाहनों जिनकी बिक्री 1 दिसंबर 2017 से पहले की गई है को M एवं N श्रेणी में 1 जनवरी 2021 से फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। 1 अप्रैल 2021 से तृतीय पक्षकार बीमा का नवीकरण करते समय केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के अंतर्गत फास्टैग को अनिवार्य आवश्यकता बना दिया गया है। 31 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार
बैंकों ने कितने फास्टैग जारी किए, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा आपका नहीं है, 2.29 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम NHIDCL सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम, इसे 18 जुलाई 2014 को निगमित किया गया था। अगला है पोत परिवहन के बारे में बात करें तो पोत परिवहन मंत्रालय का गठन वर्ष 2009 में पूर्ववर्ती पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2 स्वतंत्र मंत्रालयों में विभाजित करके किया गया था। देश का लगभग 95% व्यापार मात्रात्मक रूप से तथा 68% मूल्य के रूप में समुद्री परिवहन से संचालित होता है। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है। टोटल व्यापार का मात्रा के रूप में देखेंगे 95% और मूल्य के रूप में 68% जो है वो समुद्री परिवहन से संचालित होता है। भारत के पास करीब 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा रेखा है, जो मुख्य भूमि के पश्चिमी और पूर्वी छोरों सहित द्वीपों की दिशा में भी फैला हुआ है। यह देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। अब वर्तमान में यदि देखें कि कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, तो वर्तमान में आपके कुल 111, जुलाई 2018 तक भारत में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग थे। एक सेकेंड, ये तथा 2015-16 के बाद से तटीय पोत परिवहन यातायात बढ़ा है। वर्ष 2018-19 में तटीय कार्गो की वृद्धि 14.3% रही, जबकि एक्जिम कार्गो की वृद्धि 4.9% रही है। सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत में तटीय कार्गो कुल कार्गो की मात्रा का 12% था, जबकि वर्ष 2018-19 में यह बढ़कर के 20% हो गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग CEMS एशिया में अपनी तरह का पहला परिसर है, जिसमें कुल 24 प्रयोगशालाएं हैं। IRS मुंबई में 6 प्रयोगशालाएं और विशाखापत्तनम में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय परिसर में 18 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त IIT खड़गपुर में अंतर्देशीय और तटीय समुद्री प्रौद्योगिकी केंद्र CICMT का गठन किया गया है और जुलाई 2019 में CICMT के लिए IIT खड़गपुर और पोत परिवहन मंत्रालय के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था। परियोजना की लागत 69.20 करोड़ रुपए है और इसे पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अब वायु परिवहन की बात कर लेते हैं तो आरंभिक तौर पर नागर विमान सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना पांडे समिति की सिफारिश पर जनवरी 1978 में नागर विमान महानिदेशालय में एक प्रकोष्ठ के रूप में हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, किस समिति की सिफारिश पर? पांडे समिति की सिफारिश पर। 1 अप्रैल 1997 को नागर विमान सुरक्षा ब्यूरो की पुनः स्थापना नागर विमान मंत्रालय में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में हुई थी। नागर विमान सुरक्षा ब्यूरो के मुख्य उत्तरदायित्व में भारत में अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू हवाई अड्डों पर नागरिक उड़ानों के संबंध में मानकों तथा उपायों को निर्धारित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई में स्थित है। वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय अनुसूचित घरेलू हवाई परिवहन में यात्रियों और सामान के परिवहन में क्रमशः 14% और सामान के परिवहन में 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब हम लोग थोड़ा सा रेलवे से संबंधित चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले रेलवे संबंधित चीज़ों की बात करने पहले भारतीय रेलवे जोन और उसके मुख्यालय को देख लेते हैं एक बार। तो वर्तमान में कुल कितने भारतीय रेल जोन हैं? तो याद रखिएगा कुल 18 हैं। अब 18 के मुख्यालय के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय आपका दिल्ली है। पूर्वोत्तर रेलवे का ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है या जोन कहाँ पे? गोरखपुर में है। और आपका प्रयागराज जो है वो उत्तर मध्य रेलवे का, तो कंफ्यूज मत करिए, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर है और उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मालीगांव गुवाहाटी में स्थित है। पूर्व रेलवे का कोलकाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता है। तो कोलकाता देखिए आपका 3 जगह पे है, मतलब 3 का जोन है। एक तो पूर्व रेलवे का, दक्षिण पूर्व रेलवे का और कोलकाता मेट्रो का भी है। दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है सिकंदराबाद में है। दक्षिण रेलवे का चेन्नई में है। मध्य रेलवे का मुंबई है। पश्चिम रेलवे का मुंबई चर्चगेट है। तो मुंबई भी 2 का है, एक मध्य रेलवे का है और पश्चिमी रेलवे का भी है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली है। उत्तर पश्चिम रेलवे का देखिए दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली है, जबकि उत्तर पश्चिम रेलवे का देखेंगे तो जयपुर है। पश्चिम और मध्य रेलवे का जबलपुर है। उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज है। दक्षिण पूर्व
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर में है, ईस्ट कोस्ट रेलवे का भुवनेश्वर में है, पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर में है, कोलकाता मेट्रो कोलकाता में और दक्षिण तटीय रेलवे का विशाखापत्तनम में है। इसके अतिरिक्त अन्य चीज़ों की बात करें तो 9 जून 2021 को आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देते हुए सरकार ने भारतीय रेल को स्टेशन परिसर एवं रेलगाड़ियों में भारतीय रेल को स्टेशन परिसर व रेलगाड़ियों में सार्वजनिक बचाव और सुरक्षा सेवाओं के लिए 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी है। जनवरी 2021 में भारतीय रेलवे को विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित वर्ष 2020 के राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के 3 प्रतिष्ठित श्रेणियों में से 13 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कितने? 13। इसके अतिरिक्त केवड़िया रेलवे स्टेशन को, जो कि गुजरात में स्थित है, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगाई गई है या स्टैचू ऑफ यूनिटी जहां पे है केवड़िया में, तो केवड़िया रेलवे स्टेशन को ग्रीन इंडिया बिल्डिंग काउंसिल IGBC के साथ पंजीकृत किया गया। यह भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे निर्माण शुरू होने पर ही IGBC अर्थात इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ग्रीन बिल्डिंग के रूप में प्रमाणित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है और 31 दिसंबर 2020 को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं की पेशकश करने वाली उन्नत टिकटिंग वेबसाइट और ऐप का शुभारंभ किया है। इसके अतिरिक्त पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल में बैटरी से चलने वाले ड्यूअल मोड शटिंग लोको नवदूत का निर्माण किया गया। इसका परीक्षण सफल रहा है। इसके अतिरिक्त जुलाई 2020 में भारतीय रेल ने नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए शेषनाग ट्रेन का संचालन किया। ध्यान रखिए, शेषनाग ट्रेन का लंबाई कितनी है? 2.8 किलोमीटर है और इसमें 6000 हॉर्स पावर की क्षमता के 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए हैं और इसमें बोगियों की संख्या कितनी है? 251 डिब्बे हैं और यह नागपुर डिवीजन से कोरबा के बीच चलाया गया है। इसके अतिरिक्त इससे जो छोटा है वो सुपर एनाकोंडा, जून 2020 में सुपर एनाकोंडा ट्रेन का संचालन बिलासपुर और चक्रधरपुर डिवीजन के मध्य किया गया था। सुपर एनाकोंडा की लंबाई कितनी है? 2 किलोमीटर की है, इसकी 2.8 किलोमीटर है और सुपर ये एनाकोंडा वाले की आपकी 2 किलोमीटर है सुपर एनाकोंडा की और इसमें 6000 हॉर्स पावर की क्षमता वाले 3 इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए हैं और इसकी अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसमें 177 आपके डिब्बे हैं या वैगन लगे हुए हैं। अक्टूबर 2019 में लखनऊ नई दिल्ली मार्ग पर IRCT द्वारा देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन प्रारंभ किया गया और वहीं जनवरी 2020 में अहमदाबाद मुंबई के मध्य IRCT द्वारा देश की दूसरी निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन किया गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उदार उड़ान प्रशिक्षण संगठन FTO नीति के तहत भारत में 8 नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमियाँ कहाँ पे? बेलगावी, जलगांव, कुलबर्गी, खजुराहो और लीलाबाड़ी में स्थापित की जाएंगी। 14 जनवरी 2021 को भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक के अंतर्गत चंडीगढ़ से हरियाणा के नवनिर्मित हिसार हवाई अड्डे के लिए पहली उड़ान सेवा का शुभारंभ हुआ। 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रपुरम हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP योजना के तहत पट्टे पर दिए जाने की मंजूरी दे दी है और मंत्रिमंडल ने परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए उपयुक्त तीनों हवाई अड्डों जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रपुरम, इन तीनों हवाई अड्डों को 50 वर्षों के लिए अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड के लिए को दिए जाने की स्वीकृति दी है। सरकार ने AAI अर्थात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए करीब 1 दशक पहले ही पट्टे पर दे दिया गया था। अब बात कर लेते हैं हम लोग भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बारे में, AAI के बारे में। इसका गठन 1 अप्रैल 1995 को राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण NAI तथा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण IAAI के विलय द्वारा हुआ था। ये जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ये व्यावसायिक एयरलाइन संचालन के लिए डिफेंस हवाई क्षेत्रों सहित 125 हवाई अड्डों का रखरखाव और संचालन करता है। इसमें 11 अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है, 8 सीमा शुल्क विमानपत्तन है, 81 घरेलू विमानपत्तन तथा रक्षा हवाई क्षेत्रों में 25 सिविल जो है एन्क्लेव शामिल हैं। भारतीय विमान प्राधिकरण का नागर विमानन प्रशिक्षण कॉलेज प्रयागराज में, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है यूपी स्पेशल के लिए। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नागर विमानन
प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ है? प्रयागराज में, जो वायु यातायात नियंत्रण, रडार और संचार जैसे संचालन क्षेत्रों का प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का राष्ट्रीय विमानन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, जहां विभिन्न विमान प्रबंधन कार्यक्रमों के प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के संचालन की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त कोलकाता के निकट नारायणपुर में अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण स्कूल तथा नई दिल्ली में अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र है, जहां आग से बचाव संबंधी पुनश्चर्या और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उड़ान योजना की बात करें तो 27 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री ने उड़े देश का आम नागरिक नामक क्षेत्रीय संपर्क योजना का हिमाचल प्रदेश शिमला हवाई अड्डे से उद्घाटन किया है, लॉन्च किया। यह विश्व में अपनी तरह की पहली योजना है जिसके तहत क्षेत्रीय हवाई मार्गों पर किफायती और आर्थिक रूप से व्यवहार उड़ानें संचालित की जाएंगी। केंद्रीय बजट 2020-21 के तहत सरकार ने कृषि उत्पादों के परिवहन और उत्पाद शुल्क में या उत्पाद मूल्य में सुधार लाने में किसानों की मदद करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्गों पर कृषि उड़ान योजना की शुरुआत की है। कैबिनेट द्वारा नागर विमान नीति को मंजूरी दी गई। इसके बारे में देखें तो 15 जून 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नागर विमानन नीति को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये पहला ऐसा अवसर है जब नागर विमान मंत्रालय द्वारा एक संपूर्ण नागर विमान नीति लाई गई। इसके जो प्रमुख अंश हैं या जो निष्कर्ष हैं या प्रावधान उनकी बात करें तो भारत को वर्ष 2022 तक 9वें से तीसरा सबसे बड़ा नागर विमान बाजार बनाना है। घरेलू टिकटिंग को वर्ष 2015 में 8 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2022 तक 30 करोड़ करना है। मालवाहक सामान की मात्रा को वर्ष 2027 तक 4 गुना बढ़ा करके 10 मिलियन टन करना है तथा आम आदमी तक विमान सेवाओं को सुलभ बनाना बिना सेवा वाले हवाई अड्डों पर क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत 1 घंटे के सफर के लिए अधिकतम किराया 2500 रुपये। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू करने के लिए 5 वर्ष घरेलू विमान सेवा देने की शर्त की समाप्ति की गई है। लचीली और मुक्त ओपन स्काई और कोड शेयर समझौते किए गए हैं की बात की गई है। इसके अतिरिक्त रखरखाव और मरम्मत संचालन को प्रोत्साहन देकर दक्षिण एशिया में प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना। वर्ष 2025 तक गुणवत्ता प्रमाणित 3.3 लाख कुशल कार्मिकों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों और हेलीकॉप्टर अड्डों का विकास करना। नियमों में ढील, आसान प्रक्रिया और ई-गवर्नेंस द्वारा व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाना। नागर विमान क्षेत्र में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देना। एयर कार्गो पॉलिसी 2019 की बात करें तो जनवरी 2019 में भारत सरकार ने नेशनल एयर कार्गो पॉलिसी की रूपरेखा 2019 जारी की, जिसमें भारतीय एयर कार्गो और लॉजिस्टिक को अगले दशक के अंत तक वैश्विक रूप से सबसे कुशल, सहज और लागत व समय प्रभावी बनाने की परिकल्पना की गई है। तो इस प्रकार से यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब इससे आगे के जो क्षेत्र हैं, वैदेशिक क्षेत्र हो गए, आपके ऊर्जा क्षेत्र हो गए, इन सब की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।